वेलकम क्लास। कल हमने हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, श्वसन की कार्य की, उसके बारे में जो हमारा बेसिक एपर्टस है उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में कल मैंने आपको बताया था। श्वसन क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हमने कल आपको दी थी। इसके बाद में आगे का जो मैकेनिज्म है इसका, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, या हम ये कहें कि इसको पूरे को मैंने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड जो है वो कर दिया है। पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, जो कल बताया था मैंने आपको, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन, और एक तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। वो हमारा फिजियोलॉजी का पार्ट यहाँ पर नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ओके। दूसरी चीज की जो मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की, उसका नियमन और नियंत्रण किस प्रकार से होता है। और तीसरा चीज हो जाएगा वेंटिलेशन, कि इस ब्रीदिंग की वजह से वेंटिलेशन होता है। फिर हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम्स की, कि किस किस प्रकार से वायु के अलग अलग आयतन क्या हैं। और मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि इन आयतन्स को आप अच्छी तरह समझ लें, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एक एक करके, और हम इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा हमारा। फिर गैस ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन वक्र, ये मैंने एक पूरी रूपरेखा इस चैप्टर की आपके सामने रख दी है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस प्रकार का है, या किस क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि मैं आपके इसमें टेक्स्ट में नहीं आऊँगा। ओके, मेरा दिखना केवल इसलिए है कि आपको आपसे एक इंटरेक्शन, हमारा वर्चुअल इंटरेक्शन होता रहे, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको वैसे भी इसका मैकेनिज्म आसानी से बता सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, कि जो श्वास हम ले और बाहर निकाल रहे हैं वो किस प्रकार से होता है। तो जो मैंने आपको कहा था कि श्वसन क्या है, गैसों का आदान प्रदान है, जिसमें हम वायुमंडल से गैसों को अंदर लेते हैं और वापस उनको वायुमंडल के अंदर छोड़ देते हैं। तो इसको अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहा हमने, और बाहर लेने को उच्छ्वसन कहा। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फेफड़ों के अंदर जो स्वयं संकुचन और शिथिलन की क्षमता जो है वो नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखें आप इस चीज को, कि फेफड़ों में संकुचन की और फैलने की क्षमता उनमें स्वयं के द्वारा होने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है। स्वयं के अंदर संकुचन और प्रसरण की क्षमता इनके अंदर नहीं रहती है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कल बताया था स्ट्रक्चर जब बता रहा था मैं आपको, तब मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है वक्ष गुहा के आयतन में होने वाले परिवर्तन के द्वारा। तो वक्ष गुहा की संरचना जब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि वक्ष गुहा जो है वो हमारे सामने स्टर्नम और साइड में, और अदर सतह पर हम बात करें तो पसलियां, 12 जोड़ी जो पसलियां हैं हमारे अंदर, और पीछे से हमारा वर्टिबल कॉलम, जहां पर कि ये पूरी जुड़ी हुई हैं। इस तरह से एक प्लूरल जो कैविटी है हमारी, थोरेसिक कैविटी, ये बन जाती है। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिए, कि पार्श्व में आपके 12 जोड़ी पसलियां होंगी, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और ऊपर की ओर ये कशेरुक से, और नीचे की ओर स्टर्नम, ऊपर नीचे की बजाय हम कहें कि डोर्सल साइड से ये वर्टिबल कॉलम से जुड़ी रहती है, और वेंट्रल साइड अदर सतह से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। तो सामान्य अवस्था में जो प्रत्येक पसली जो है वो पीछे की तरफ झुकी हुई रहती है, और दो पसलियां जो है कंसेक्यूटिव, दो पसलियां जो हैं उनके बीच में दो जोड़ी पेशियां होती हैं, और इनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। अंतरा परशुक, परशुक का मतलब पसलियां, अंतरा का मतलब इनके बीच में, यानी अंतरा परशुक पेशियां क्या हुई, दो क्रमागत पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियां, इनको हम अंतरा परशुक पेशियां कहेंगे। तो मनुष्य में 11 जोड़ी जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो होती हैं। अब दो जोड़ी इसके अंदर होती हैं,
जिनको कि हम कहते हैं एक वो कहलाती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी कहलाती है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड डिक्रीजिंग ऑफ प्लूरल स्पेस प्रेशर। और प्रारंभ में डायफ्राम जो है वो क्या होता है, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा और वक्षीय गुहा को अलग अलग करके और रखता है। और इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में। जब ये इसकी जो मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी उनमें संकुचन होता है तो ये नीचे की ओर आती है, और क्योंकि ये लोअर रिब से जुड़ी रहती हैं तो ये रोटेट्स हो जाती हैं, जिससे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट होती है और उसके कारण से चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है। देखिए इस लैंग्वेज के चक्कर में पढ़िए, सीधा सा इसको समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं इनमें जब संकुचन होता है तब इंस्पिरेशन होता है। नंबर एक चीज तो ये याद रखिए। एक तो हो गया, हम या इसको हम इस तरह से कहें कि अंतः श्वसन के समय पर जो डायफ्राम है वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। दूसरा, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है उनके अंदर संकुचन होगा, जिससे पसलियां जो हैं अधर सतह पर आगे की ओर बढ़ेगी। और इन दोनों कारणों से आपका क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा है, उसका आयतन जो है वो बढ़ता है। और कल मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से आयतन जो है वो बढ़ता है जब, तो दाब जो है वो कम हो जाता है और उस दाब की कमी की पूर्ति करने के लिए बाहर से हवा जो है वो अंदर की ओर आएगी। जैसे ये डायग्राम मैंने कल आपको ये भी बताया था, एक बार वापस थोड़ा सा इसका रिवीजन मैं कर रहा हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैकेनिज्म की बात करें हम कि ये किस तरह से होता है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। देखिए यहाँ पर, तो जब हमने ये कहा इंस्पिरेशन के समय पर, अंतः श्वसन के समय पर, ये क्या हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और ये एक निरूपण है, ये चित्रीय निरूपण है, ये आपका स्टर्नम हो गया और ये आपकी पेशियां हो गई। तो हमने ये कहा था कि 11 जोड़ी हमारे के अंदर ये पेशियां पाई जाती है, क्योंकि ये दो क्रमागत के बीच में ये पाई जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंतः श्वसन के समय पर क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इसके अंदर संकुचन होता है, और जब संकुचन होगा उस समय पर क्या होगा कि आपकी ये जो मसल, ये जो सामान्य अवस्था में जो कि नीचे की ओर है, जैसे यहाँ पर पहले इसको इस समझिए, ये सामान्य अवस्था में ये इस तरह से है, तो ये क्या होगा इस तरह से खींच करके और ऊपर की ओर आ जाएगी। तो स्टर्नम हमारा हमारे सिर की ओर चलेगा, स्टर्नम जो है वो ऊपर की ओर चलेगा और पसलियां जो है वो हमसे, हमारे शरीर से दूर होगी, जिसके कारण से इस दिशा में आपका आयतन जो है वो बढ़ेगा। ये आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसका ये रोल यहाँ पर होता है। तो इसको हम समझाएं इसको इस तरह से कि ये जो दोनों पेशियां हैं इनको अगर आप एक साथ लगा करके देखें, सुपर इम्पोज करके, तो ये इस तरह से जाती है और ये मसल इस तरह से जाती है ना, यानी ये एक क्रॉस शेप में एक्स की आकृति में ये जुड़ी हुई यहाँ पर रहती है। और जब इंस्पिरेशन होता है तब जो डायफ्राम की जो मसल है, ये देखिए यहाँ पर, ये डायफ्राम की जो मसल है, ये डायफ्राम ये रहा, इसके अंदर जो ये तो पसलियां हैं उनके बीच की पेशियां हैं, यहाँ डायफ्राम होगा आपका। तो ये पूरा जो डायफ्राम है ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। सामान्य अवस्था में ये क्या अंदर की तरफ इस तरह से होता है, लेकिन ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो उस केस में आपका आयतन इस दिशा के अंदर बढ़ेगा। और जो बात हम कर रहे थे इंटरकोस्टल मसल की, वो क्या करेगा, आपकी इस दिशा के अंदर आयतन को ये बढ़ाएगा और उसके कारण से जो टोटल आयतन जो है उसमें इंक्रीज जो है वो होता है। यही बात मैं आपको यहाँ पर कह रहा था। अब दूसरी बात करें अगर हम एक्सपायरेशन की, तो इससे आयतन बढ़ने से क्या होगा, कल समझा रहा था मैं आपको और अभी मैंने आपको बताया है कि इस फेफड़ों में खुद के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि उसमें संकुचन हो जाए या वो फैल जाए। जब उसके अंदर आयतन में
वृद्धि हो रही है तो दाब में कमी होगी, और नेजल पैसेज जो कल मैंने बताया था आपको, अपने नाक से लेकर के लंग्स में जो एल्वियोलस पाए जाते हैं वहां तक हवा जो है वो उस दाब के कम होने के कारण से उस दाब की पूर्ति करने के लिए वो अंदर की ओर चली जाती है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए आप, कि जब हम बात करें निश्वसन की, तो निश्वसन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और ये निश्वसन यानी जो अंदर लेने वाला था ये मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर। और उच्छ्वसन की बात करें अब अगर हम यहाँ पर, तो ये एक पैसिव फॉर्म हो गई है। इस अवस्था में जो परिवर्तन है वो निश्वसन के विपरीत दिशा में होते हैं। तो जब उच्छ्वसन होता है तब सभी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक साथ संकुचन की क्रिया इनके अंदर होती है, और उसके कारण से क्या होगा आपका कि ये जो पेशी है आपकी ये वापस अपनी इस स्थिति के अंदर आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखिए, इस समय पर ये जो मसल है इसके अंदर क्या होगा, वापस शिथिलन होगा। ठीक है, इसके अंदर शिथिलन होगा, और जब इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब इसके अंदर शिथिलन होगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके अंदर शिथिलन जो है वो होगा। तो हम बात कर रहे थे कि उच्छ्वसन या जो एक्सपायरेशन है उस अवस्था में क्या होगा कि आपकी जो आंतरिक अंतरापरशु पेशी है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करती है, इसके अंदर संकुचन होता है, और उसके कारण से आपका स्टर्नम जो है वो ये इस पेशी को नीचे की ओर खींच, ये जो हमारी पसली है इसको नीचे की ओर खींचेगी, और उसके कारण से स्टर्नम जो है वो इस दिशा के अंदर आएगा। तो ये जो आयतन है यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए आप, इसमें ये कम हो जाएगी। इन दोनों डायग्राम को आप तुलना करके और देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ज्यादा दूरी नजर आ रही है, जबकि एक्सपायरेशन के समय पर आपको वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में दूरी कम होगी, जिसके कारण से इस वक्ष गुहा का आयतन जो है वो इस दिशा में कम होगा। इसी तरह से इस दिशा में भी कम होगा। कब कम होगा, जबकि डायफ्राम जो है उसकी रेडियल पेशियां जो है वो उसमें शिथिलन हो जाता है, और डायफ्राम वापस गुंबद की आकृति का हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी बंद निकाय का जब हम आयतन में कमी करते हैं तब उसके अंदर दाब जो है वो बढ़ता है, और जो आपके लंग्स हैं उनमें स्वयं फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर हवा भरी हुई है इंस्पायरेशन के समय पर, तो वो फूले हुए हैं। अब उनके ऊपर जब दाब पड़ता है तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हवा आई थी उससे ये वापस बाहर निकल जाती है, और इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी साइकिल में जनरली 7500 ml एयर हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, यानी शरीर का कौन सा भाग, अब हम बात करें स्पेसिफिकली कि लंग्स के अंदर लेते हैं और वहां से वापस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आयतन क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि, या चलो ये पहले ये बता देता हूँ आपको कि इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो इस पूरे डायग्राम को अगर आप एक साथ देखेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो ब्रीदिंग है इसके साथ साथ ही हम इसको पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि ब्रीदिंग का रेगुलेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम शुरुआत करें कहाँ से, सेंट्रल हमारा जो नर्वस सिस्टम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ से अगर हम चलते हैं तो उसके अंदर जो क्या पाया जाता है, पॉन्स, और इन पॉन्स के द्वारा जो है वो स्टिमुलेशन मिलता है। तो श्वसन जो है वो एक अनैच्छिक क्रिया है और स्वतः नियंत्रित होने वाली क्रिया है। स्वस्थ मनुष्य में जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो लगभग हम 16 से 20 पर मिनट जो है वो ले लेते हैं, और आदान प्रदान से जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली इसके कारण से होता है, अभी बताया मैंने आपको ये। तो इसमें दो प्रकार के नियंत्रण जो है वो हो सकते हैं, एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। तो तंत्रिकीय नियंत्रण की बात अगर हम करें तो मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लांगेटा में एक रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो होता है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो बाइलेटरल होता है, और हर एक भाग के अंदर आपको एक इंस्पायरेटरी सेंटर और एक एक्सपायरेटरी सेंटर पाया जाएगा। यानी इंस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा, आपको श्वास को अंदर लेने के लिए प्रेरित करेगा, और जो एक्सपायरेटरी सेंटर है वो उसको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा। तो
ये तो पहले एक बार हम इसको स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो ये ब्रेन हो गया, इसके पॉन्स हो गए, फिर ये रेस्पिरेटरी न्यूरॉन हो गए जो कि आपको ये रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन है जो कि आपके फ्रेनिक और इंटरकोस्टल मसल्स को जाते हैं। फ्रेनिक का मतलब क्या होगा, डायफ्राम में पाई जाने वाली पेशियां, और इंटरकोस्टल मसल पसलियों के अंदर पाई जाने वाली पेशियां। तो ये जो मसल्स हैं इनको ये संकुचित को प्रसारित करवाएगा जिससे कि आपका वेंटिलेशन होगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा जिससे कि पीएच के अंदर परिवर्तन होगा। जो मैं आपको कह रहा था कि किस तरह से रासायनिक रूप से भी इसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है पीएच का, ये क्या होगा आपका सेंट्रल और पेरिफेरल में जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हमारे जो तंत्रिका संवेदी भाग होते हैं, क्या कहेंगे इनको, रसायन संवेदी कीमोरिसेप्टर्स, ये आपका वापस हमारे रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज होती है वो लंग में स्ट्रेच रिसेप्टर, कि लंग्स जो हैं वो कब कोलैप्स होने हैं और किस सीमा तक होने हैं और कितना फूलना है, इसका नियंत्रण जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सेंट्रल कंट्रोल हो गया। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक तो मेडुलर होता है और एक ये मेंटल मेडुलरी रेस्पिरेटरी न्यूरॉन होते हैं, एक एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो होता है हमारे अंदर, और एक दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो होता है। ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, तो इसको हम जब आप हायर क्लासेज में आएंगे तब हम वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। एक और जो तंत्रिका नियंत्रण जो है उसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि दूसरा रासायनिक नियंत्रण है, वो हालांकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है लेकिन उसको थोड़ा सा मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको कि पीएच के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसको हमारा जो रसायन संवेदी जो भाग हैं वो इसको नोटिस करेंगे और उसके कारण से आपका ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप होगी या लगातार बढ़ेगी, इसको कंट्रोल जो है वो उसके द्वारा किया जाता है। ये पैसेज कल मैं बता चुका था आपको कि किस तरह से ये पैसेज होता है। अब हम कल बात करेंगे लंग वॉल्यूम्स की। अब तक हमने जो पढ़ा है वो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, कि हवा किस तरह से अंदर ले सकते हैं हम और किस तरह से बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको दोनों ही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से इंस्पायरेशन होगा, उसमें दोनों में दो चीजों का रोल आपको एक्सप्लेन करना है, एक तो इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा फ्रेनिक मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं उनका क्या रोल होता है जिससे कि आयतन में परिवर्तन होता है, और आयतन में परिवर्तन होने से दाब में परिवर्तन होता है, और इसके कारण से गैस जो है वो हमारे शरीर के अंदर आती है, वायु जो है हमारे शरीर के अंदर आती है, शरीर के अंदर आने से मतलब लंग्स में, और वहां से वापस बाहर जो है वो निकल जाती है। इसके बारे में हम लंग वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं आज नहीं ले रहा हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको कि इसमें किसी भी वॉल्यूम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।